बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबीसी एशिया के दुनिया भर में जितने भी नाज़रीन हैं उनको डॉक्टर एम.एच. बाबर सलाम पेश करता है। नाज़रीन, 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन कि जिस दिन मेरी ये पाक धरती दो हिस्सों में बंट गई। 16 दिसंबर एक ऐसी तारीख कि जिसमें धरती के टुकड़े हुए और फिर यही 16 दिसंबर एक बार फिर खून में लथपथ नजर आई जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में मासूम बच्चों के साथ खून की होली खेली गई। आग और खून की इस होली में पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, ये शायद मेरी उम्र के लोग कम जानते हैं, या जो तारीख के औराक में नहीं है वो आज जिस शख्सियत से हम मालूम करने आए हैं उनका ताल्लुक ज़माना तालिब इल्मी से लेकर अब तक सियासत के साथ रहा। एक ऐसी शख्सियत जो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की मोतमिद साथी के तौर पे जिन्होंने काम किया, MID के वो जनरल सेक्रेटरी रहे, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा और पाकिस्तान को दो लख्त होते हुए देखा। आज उनसे ये गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान दो लख्त कैसे हुआ, क्या वजूहात थी। आज हम उन्हीं की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। सियासत में एक बड़ा नाम और ज़माना तालिब इल्मी से, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि वो अपना किरदार अदा करते आ रहे हैं इस पाक धरती की खिदमत के लिए। अपने वालिद से लेकर अगली नस्लों तक वो खिदमत वतन में मसरूफ़ अमल। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अरशद मसूद हाशमी साहब से। बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब के, आपने आज हमें अपने घर में प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने और घर पे आपने दावत दी। बीबीसी एशिया आपके शुक्रगुजार है। तो आज का प्रोग्राम, जैसे कि आपको मालूम है कि 16 दिसंबर आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बड़े सानहे का दिन। सकूते ढाका हमने तो सुना है या पढ़ा है, आपने देखा। सकूते ढाका की असल में वजूहात क्या, और आपने अब क्या महसूस करते हैं कि इसके पीछे क्या अवामल थे कि इस एक मुल्क को दो मुल्कों में तकसीम होना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की कि ये साना मशरकी पाकिस्तान कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इसके पीछे सबब क्या था, आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद 1905-6 में ढाका में रखी गई। जी, मेन जहां से एस्टैब्लिश हुई वो ढाका हुई। जी, ढाका से रखी गई। ऐसे ही फिर तहरीके पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान से चली, हाँ, उसका मुहर्रिक भी वही। और ये आसाम और चाटगाम और ये सारे जो बड़े बड़े इजला थे, ये रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान में शामिल, पहले नहीं थे। नहीं, ठीक हो, ये रेफरेंडम से पाकिस्तान में शामिल। आबादी के लिहाज से वो हमसे 1 करोड़ ज्यादा थे उस वक्त भी। उस वक्त। ठीक हो गया। अयूब खान के दौर में इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो 80,000 बेसिक डेमोक्रेसी के मेंबर थे। जी। 40,000
मगरबी पाकिस्तान से और 40 मशरकी। और 40 मशरकी पाकिस्तान से, जबकि वो आबादी के लिहाज से हमसे 1 करोड़ ज्यादा थे। ये उनके साथ नाइंसाफी हुई। पहली नाइंसाफी आप इसे गिनते हैं? पहली नाइंसाफी उनके साथ ये थी। ठीक। और मोहतरमा फातिमा जना जी को बड़ी मुश्किल से अपना नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की क़यादत में जी एक वफद ने सदारती इंतखाबात के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना को राजी किया। अच्छा, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो सदारती इंतखाबात के लिए राजी किया वो नवाबजादा उस वक्त पीडीएम थी जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो अयूब खान के खिलाफ थी। सही। तो उसके सरबराह नवाबजादा रसूलुल्लाह खान थे जी। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने, वो राजी नहीं हो रही थी जी, ठीक। उन्हें बामुश्किल राजी किया गया और उन्होंने एक शर्त आयद की कि मैं सदारती इलेक्शन लड़ूंगी और 1 साल के अंदर अंदर पार्लिमानी निजाम हुकूमत राइज करो। वाह, यानी उनकी ये ख्वाहिश कि पार्लिमानी निजाम हुकूमत। जी भाई, ठीक। और कायद आजम अलैहिर्रहमा भी पार्लिमानी सोच रखते थे। हुकूमत ही सोच रखते थे। ठीक हो गया। और फिर जब इंतखाब हुए और मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं उस बाप का बेटा हूं, मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम सैयद वलायत शाह हाशमी साहब एडवोकेट, जी जी, जो कि अयूब खान के दौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नाम पर कामयाब हुए। वाह। और मोहतरम ये थे जी, उस वक्त हालात ये थे कि जो बाद में कायद आवाम कहलाए, अलहदा अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, खारजा थे। अच्छा, अयूबी काबीना में शामिल? अयूब खान के वजीर खारजा थे और कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। सही। इन्होंने ये तजवीज पेश की थी कि डिप्टी कमिश्नर को कन्वेंशन लीग का सदर और एसपी को अपना जनरल सेक्रेटरी कन्वेंशन लीग का बनाया जाए। ये इतने जमहूरी लोग थे, यानी ब्यूरोक्रेसी को सियासत में लेके आए। लेके मतलब इनकी ये तजवीज थी। ठीक हो गया। मैं एक वाकया यहाँ आपको सुनाता चलूं जो मैंने वालिद मोहतरम का जिक्र किया है। उस वक्त हम 6वीं 7वीं के तालिब इल्म थे। यहाँ शेर मोहम्मद लाली डिप्टी कमिश्नर थे और सिकंदर अयाद ये एसपी थे। डिप्टी कमिश्नर और एसपी जी, ये वालिद साहब के पास आए और अयूब खान के लिए इन्होंने वोट मांगा। मेरे वालिद साहब बड़े गुस्से में आ गए। अच्छा, आप कौन होते हैं मुझसे वोट मांगने वाले? आपको हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्सों से आपको तनख्वाह मिलती है, ऐसे और आप हमारे मुलाजिम हैं, सिविल सर्वेंट हैं। मुझसे वोट मांगे, मलिक अनवर मांगे, सही। मुझसे वोट मांगे चौधरी इकबाल मांगे, जो कि जिला और सूबा के, चूंकि 2 सूबे थे उस वक्त, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। ये 4 सूबों वाला तो सब नहीं, ये बाद में उस वक्त 1 यूनिट था। ठीक। अच्छा, तो आपको कोई हक नहीं है कि मुझसे वोट मांगे और आपके कहने पे ना ही मैं दूंगा। सियासी लोग हैं, वो हमसे वोट मांगे, मुझसे हम बात करेंगे। खैर वो चले गए और इतना जालिमाना इलेक्शन था वो कि इन्होंने तमाम बीडी मेंबर्स को 2-2, 3-3 रातें पहले थानों में बंद कर दिया था। सही।
और मशरकी पाकिस्तान में तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना बहुत ही पॉपुलर थी, और मशरकी पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना जीत रही थी। इधर से कराची में भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ही जीती, सिंध से भी। इन्होंने पंजाब में ये सारा कुछ करके और थानों में बंद करके, उस वक्त तो वेस्ट पाकिस्तान था ऐसे, और जबरदस्ती अयूब खान को कामयाब करवाया। यानी पहली तारीख की पहली धांधली कह सकते हो उसे। तारीख की पहली धांधली सही। सदारती इलेक्शन में हुई, और जब 40,000 वोट इधर, 40,000 वोट उधर, इधर की आबादी कम, उधर की आबादी ज्यादा, फिर आबादी के लिहाज से उन्हें भी हक नुमाइंदगी मिलना चाहिए थी। अगर इधर 40 है तो उधर कम से कम 50 होनी चाहिए थी। ऐसे चूंकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना उधर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए इन्होंने मोहतरमा को हराने के लिए इन्होंने एक जैसी दोनों तरफ 80,000 मेंबर, 40 वेस्ट पाकिस्तान और 40 ईस्ट पाकिस्तान से रखे। इससे उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा होना शुरू हुआ, यानी बुनियाद बनी सकूते ढाका, बुनियाद बनी। ठीक हो गया। और ये शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार गर्दानते। शेख मुजीबुर रहमान वो नौजवान लीडर था 1947 में, जो के 100 मील साइकिल पे जाके 2 कौमी नजरिए के पंफलेट और तहरीके पाकिस्तान का जो पैगाम था वो घर घर और करिया करिया पहुंचाते थे। उसे गद्दार बनाया गया। वो गद्दार नहीं था, ना ही तारीख उसे गद्दार लिखेगी। ये असल इंदिरा और भुट्टो गठजोड़ था। मैं यानी गवाह हूं। इसकी पहली कड़ी जो बनी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की, वो कश्मीरी लीडर एक था मकबूल भट्ट जी, उसके साथ हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, ये 3 लोग थे। ये इंडिया से एक जहाज अगवा करके लाहौर एयरपोर्ट पे लाए। सही। उस वक्त हम जेल में थे। मेरे साथ जहांगीर बदर थे, ये सिहाफी और एंकर सीनियर तजियाकार हैं इफ्तिखार अहमद जी जी, ये थे, रोजी खान थे, बहुत बड़े मजदूर लीडर थे। सही। और फिर जनाब अनवर अलीमी साहब मेरे बड़े भाई, वो भी शाहपुरा से गिरफ्तार होके लाहौर कैंप जेल में आ गए। जब ये जहाज अगवा हुआ तो सबसे पहले रिसीव करने वाले एयरपोर्ट पे डॉक्टर मुबशर हसन, सही, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे पीपल्स पार्टी के, और जितनी अपना पीपीपी की क़यादत थी, इन्होंने उनकी क़यादत में जनाब जुलूस निकालने शुरू कर दिए लाहौर में, पूरे मुल्क में, और कश्मीरी हीरोज की तरह उन्हें पेश करना शुरू कर दिया कि ये हमारे कश्मीरी हीरो हैं। सही। लेकिन हकीकत में बात और थी। अंदर जब ये बात ये हम तक पहुंची, हम जेल में थे। हाशमी साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे नाजरीन, और हमें तारीख में सफ़र करवा रहे थे साथ साथ। लेकिन अचानक मुझे भी ब्रेक का इशारा हुआ, तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतर है। रब्बे कायनात के इस फरमान को सामने रखते हुए अक्टूबर 2010 में हेल्थ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया। HRO एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियादी मकसद अर्ज़े पाक को किसी खास नस्ल, कौम, रंग या मजहब से बालातर होकर एक फलाही रियासत बनाना है। अदारे की तरफ से मुख्तलिफ मंसूबों के तहत
आवाम के लिए सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी, उनके लिए साफ पानी मुहैया करना और माजूर बच्चों की तालीम और उनके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हेल्थ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ शहर के नौजवानों को बेहतरीन रोजगार के मौके फराहम कर रही है, बल्कि उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप्स और क्लासेस का एहतमाम भी किया जाता। HRO लैब अदारे का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसने शहर शेखुपुरा में 50% डिस्काउंट देने की रवायत कायम करके मार्केट में लेबोरेटरीज के बढ़ते हुए रेट्स को कंट्रोल किया। इसमें कोई शक नहीं कि आला मयार और कम कीमत देकर HRO लैब ने आवाम के जाती तौर पर दिल जीत लिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह माहिर पैथोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड टेक्नीशियंस के जेर निगरानी HRO लैब का शुमार शहर की काबिल इत्माद लेबोरेटरीज में होता है, जहां पर PHC के क्वालिटी कंट्रोल और SOPs को फॉलो किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के इक्विपमेंट्स और रीजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाशमी साहब, वो बात हो रही थी मकबूल भट्ट और हाशिम कुरैशी को इन्होंने लाहौर में वो जुलूस निकालने शुरू कर दिए, हीरो बना दिया। उन्हें हीरो बना दिया। हम कैंप जेल में थे और ये पीपल पार्टी के स्टूडेंट लीडर थे, इफ्तिखार भी और जहांगीर बदर भी। जी जी। मैंने इनसे कहा कि जनाब ये मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने की साजिश है। अच्छा, उस वक्त क्या दिया? उस वक्त जेल में मैंने कहा। इन्होंने कहा जी ये कैसे? मैंने कहा वक्त आपको बताएगा कि आप कल के अखबारात में, परसों के अखबारात में आप पढ़ लेंगे जी जी कि इंडिया ने हमारे फजाई राब्ते मुनक़ता कर दिए। ठीक। हमारे पास मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं था। 1000 मील का फासला था। जोग्राफियाई तौर पे कोई रास्ता नहीं था। हम वाया इंडिया जाते थे बाय अपना ढाका, या समुद्री रास्ता था? समुद्री रास्ता भी नहीं था। अच्छा। मार्श वाया जहाज के 1000 मील का कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक हो। तो मैंने कहा कि आप देख लेंगे कि वो फजाई रास्ते मुनक़ता कर लेंगे, और ऐसा हुआ। मैंने कहा जनाब फजाई रास्ते मुनक़ता। उसके बाद हमें रिहाई मिली, ये गालिबन 26 फरवरी की बात है। 28 फरवरी को 1971 को भुट्टो साहब ने लाहौर मिंटो पार्क में जलसा किया। अच्छा। उस जलसा आम में, जबकि इससे पहले याया खान 3 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुला चुके थे। ठीक हो गया। और 28 फरवरी को भुट्टो साहब यहां लाहौर जलसा करते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, इंकशाफ करूं कि याया खान लाड़काना में है और वो शराब और शबाब में गर्क है, बिला मुजीबुर रहमान के राब्ते के। अच्छा। उन्होंने एकतरफा तौर पे भुट्टो ने मुतालिबा किया कि इधर हम उधर तुम। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले तो इसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं चश्मदीद हूं जी। ठीक हो गया। अगर वो ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, तो मुझे बता दें कि अगर ये पाकिस्तान मुत्तहिद रहता, दुनिया के किसी कानून, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते के तहत वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन सकता था। पाकिस्तान बड़ा था, सही। भुट्टो छोटा था। इसने खुद बड़ा होने के लिए मुल्क को छोटा किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया। सही। इससे पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पीडीएम के 2 मुतालिबात थे अपोजिशन के। सही। 1 मैन 1 वोट और पार्लिमानी निजाम हुकूमत। ठीक। ये दोनों मुतालिबात अयूब खान मान गए। अच्छा, वो मान गए तो फिर ऐसा क्यों? ये दोनों मुतालिबात वो मान गए। अगर उन्हें मौका दिया जाता कि वो इंतखाबात भी करवा जाते, तब भी मेरा पाकिस्तान ना टूटता। ये भुट्टो और याया और इंदिरा, ये ट्राइका था। इस ट्राइका ने याया खान के जरिए मार्शल लॉ लगवाया। उस वक्त तो मार्शल लॉ के हालात ही नहीं रहे थे।
तहरीक तो खत्म हो गई थी, जो अपना अपोजिशन के मुतालिबात थे वो अयूब खान मान गया था, और उन्हीं मुतालिबात पर 1 मैन 1 वोट और अपना पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत 1970 में पहले इंतखाबात जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर हुए, वो उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजा में जो तय पाया था उसके हुए। सही। लेकिन अयूब खान को फिर इंतखाबात कराने का मौका न दिया गया और याया खान ने शब खून मारा। याया खान ने एक LFO दिया, लीगल फ्रेम ऑर्डर, यानी उसके 4 मुकाम थे। उसमें सबसे बड़ा नुक्ता यह था कि किसी इलाकाई जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं, पाबंदी लगा दी। ठीक हो। शेख मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान आए, लाहौर गोलबाग में उन्होंने जलसा किया और इन्हीं लोगों ने उस जलसा को खराब किया, सबोताज करके रख दिया। तो जब उसे यहां बात करने की इजाजत नहीं दी तो फिर वो मगरबी पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे कैसे खड़े करता? और भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान में कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, यानी सेपरेशन ज़हनी तौर पे हो चुकी थी। ठीक हो गया। इन्होंने उधर ना गोया के ये याया खान बर्दाश्त करता रहा जो उसका FLO था, फ्रेम लीगल ऑर्डर, लीगल फ्रेम ऑर्डर है जी, उसके उस पे तो ये 2 जमातें पूरी नहीं उतरती थी। जब ये इलाकाई जमातें थी तो फिर इन्हें इंतखाबात में हिस्सा क्यों लेने दिया? सही, जब इलाकों में बट गए। ठीक हो गया। लेकिन याया खान चुप रहे। 28 फरवरी को जब इधर हम उधर तुम, जो अरकान असेंबली ढाका जाएंगे उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, सिंध असेंबली की चाबियां मेरी इस जेब में हैं और पंजाब असेंबली की चाबियां मेरी इस जेब में। ये सिर्फ 2 सूबों में जीता था। अच्छा, भुट्टो 2 सूबों में? 2 सूबों, चारों में नहीं। उधर अपना KP में, अपना सरहद में वली खान की अपना नैब और मुफ्ती महमूद की JUI, इनकी कोलिजन बनी और बलूचिस्तान में भी कोलिजन बनी। सिंध और पंजाब में इनकी अक्सरियत थी, ये ऊपर वजीर आजम थे, लेकिन सूबों में हुकूमत पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध और पंजाब में थी। सही। अब ये बात करते हैं कि जनाब अपना, मैं ये कहता हूं, मेरा ये इस्तदलाल है और ये मैंने 1974 को लाहौर के मुस्लिम लीग हाउस में, जिसमें पीर साहब पगारा थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, मियां मुमताज दौलताना थे, नहीं मियां मुमताज दौलताना ये पहले की बात है, इस यहाँ ये थे अपना पीर साहब पगारा शरीफ उस वक्त मुस्लिम लीग के सरबराह थे जी, और मियां तुफैल मोहम्मद थे जमात इस्लामी वाले। ये सब शख्सियात थी, ये सब अपना उस वक्त UDF बनी थी भुट्टो के खिलाफ। तो वहां जलसे में ये बात मैंने की थी कि अगर पाकिस्तान मुत्तहिद रहता, इकट्ठा रहता, तो दुनिया के किसी कानून, किसी दस्तूर, किसी ज़ाब्ते के तहत वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बन सकते थे। सही। मुल्क बड़ा था, भुट्टो छोटा था, इसने खुद बड़ा होने के लिए मुल्क को छोटा किया। और अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब की, जिन्होंने स्टेज पे आके मेरा माथा चूमा और ये कहा कि हाशमी साहब आपने तो ऐसा फार्मूला दे दिया है जिस तरह 2 + 2 4 होते हैं। ये मैं 1974-75 की बात कर रहा हूं, उस वक्त हमने ये कहा था। और उसके बाद जब अपना याया खान, जब सकूत ढाका हो जाता है, एक तो यकतरफा तौर पे याया खान ने 3 मार्च का 1971 का इजलास मुलतवी किया। इस पे फिर मुजीबुर रहमान ने 4 मुकात दी। अच्छा। बजाय इसके कि उसके साथ मुज़ाकिरात करते, बैठ के मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से तय करते, इन्होंने टिक्का खान को गवर्नर बना करके और जनरल A.K. नियाजी को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना करके वहां मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यानी पहले कत्लेआम इधर से शुरू हुआ? जी, ये फौज ने हमारी। सही।
याह्या खान के कहने पर, क्योंकि वो तो गर्क का शराब और शबाब में, यही अपना खुद ही ऑर्डर देते थे। और अगर ये बात दुरुस्त थी, इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो टिक्का खान रिटायरमेंट के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और उसके सेक्रेटरी जनरल बने। ऐसा ही गवर्नर पंजाब भी आई है वो, जो भी मतलब कि ये अपना पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने, पीपल्स पार्टी के। सही। तो मैं बात कर रहा था कि फिर वो वक्त आया कि आपने सुना कि मोदी ने हुसीना वाजद के साथ मिलकर उसी पलटन मैदान में जहां एक न्याजी ने हथियार फेंके, उसमें उसने कहा कि हाँ, मैं 1971 में मुफ्ती बहनी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया करता था। अच्छा, यानी पाकिस्तान तोड़ने वालों में मैं शामिल हूँ। मोदी ने ये एतराफ किया। ये मोदी ने एतराफ किया। ये 2 साल अपना इन इंतखाबात से पहले की बात है। उसने वहां अपना पब्लिक मीटिंग में ये बात की। हुआ ये कि अंदर से मुफ्ती बहनी ने मारा, बाहर से फौज ने मारा, और हमारे 90,000 जंगी कैदी बने, और पलटन मैदान में वो अपना सरेंडर करना पड़ा जनरल अरोड़ा के सामने एक न्याजी को। जो ही सकूते ढाका हो गया 16 को, और साथ ही इंतकाल इख्तिदार, और ये भी तारीख में पहला मौका है, दुनिया की तारीख, कि कोई सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना। वो जेड भुट्टो बने थे। जेड भुट्टो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, सदर पाकिस्तान बने, और आज नहीं इलम के याह्या खान कहाँ दफन है। अच्छा, अब तक कोई पता नहीं। मुझे बताया कि याह्या खान कहाँ है। वो पिंडी अपना है जी, वो अपना, लेकिन किसी बंदे बशर को पता है गद्दारों के साथ यही कुछ होता है। ऐसे तारीख गद्दारों के साथ यही सलूक करती, ना उसका कोई दिन होता है, ना कोई उसका कोई यौम अपना मनाता है, ना कुछ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को मिली भगत के जरिए इन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया। सही। उसके उसके बाद ये बड़ी जमहूरियत की बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, चैंपियन बने हुए हैं जमहूरियत के। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 का, तो मैं उस बात का भी ये नहीं गवाह हूं। उस वक्त कौमी असेंबली स्टेट बैंक की बिल्डिंग में होती थी। सही। एक तरमीम करने के लिए, और बड़ी नन्ही मुन्नी मुख्तसर सी अपोजिशन थी, जिसमें मुफ्ती महमूद उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उसमें जनाब शाह अहमद नौरानी थे, चौधरी ज़ौरीलाई थे, प्रोफेसर गफूर अहमद थे, महमूद अली कसूरी भी पीपल्स पार्टी छोड़ के, अहमद रजा कसूरी भी पीपल्स पार्टी छोड़ के तहरीक इस्तिक़लाल का पार्लिमानी ग्रुप बन गए। इन्होंने तरमीम करने के लिए, मैं वो सीन देखता हूं कि जनाब जब इन्होंने वो स्पीकर फारूक से, साहबजादा फारूक अली थे मुल्तान जी जी, उन्होंने वो अपना तरमीम करने के लिए जब कहा, तो चौधरी ज़ौरीलाई और सारी अपोजिशन ने अपने डेस्क पकड़ के नीचे बैठ के कि नामंजूर नामंजूर। इसी दौरान इन्होंने वो जो आर्म फोर्सेस होती हैं असेंबली की, वो इन्होंने बुलाई। तो जमात इस्लामी के एक एमएनए थे दीव से, साहबजादा सफीउल्लाह, उन्होंने मगरब की अजान अंदर दी असेंबली के अंदर, और मुफ्ती महमूद ने जमात कराई, और अपना गौस बख्श, अपना ना मौलाना गुलाम गौस हजारवी, ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे, जो सरबराह थे जेयूआई के। अच्छा, असल सरबराह जेयूआई के गुलाम गौस हजारवी, ये तो जनरल सेक्रेटरी थे मुफ्ती महमूद। सही। और गुलाम गौस हजारवी भी वो जमात में शामिल हुए मगरब की नमाज में। जो ही इस्लाम फेरा, तो जनाब इन्हें उठा करके, पहले वो लोग आए हमारे पास, हमें गैलरियां खाली कराई, हमें वहां निकाला असेंबली से। हम बाहर जाने की बजाय इधर कैफेटेरिया था, हम कैफेटेरिया में चले गए। हमने अपनी आंखों से देखा कि जो अपोजिशन लीडर है मुफ्ती महमूद, उसका वो स्टेयर्स, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स थी जनाब, उनका सर नीचे और टांगे ऊपर, भारी भरकम उनका जिस्म था,
है जी, और जो उनका वो अमामा था, है जी, वो पाँव में था, और इस तरह उठा करके बाहर वाले कार पार्क में, असेंबली से जो बहुत दूर था, वहां उन्हें बैन किया है। चौधरी ज़ौहरी को मारा, प्रोफेसर गफूर को मारा, महमूद अली कसूरी को मारा, और फिर इन्होंने तरमीम मंजूर कर। ये है इनका जमहूरी रवैया। ये तरमीम तो ना, ये तो तकरीब हुई ना। मतलब कि ये इन्होंने इस तरह ये अपना तरामीम भुट्टो साहब करवाते रहे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहब। अच्छा आशमी साहब, यहाँ पे एक सवाल आखिरी करना। आशमी साहब, आपने तारीख के आज वो औरात खोले जो शायद निसाबों में भी नहीं और हमारी नजरों से भी नहीं गुजरे, लेकिन यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि जब सकूते ढाका हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, आप नौजवान कारकुन थे, आपके दिल पे क्या बीती, क्या महसूस किया, क्या तासरात थे आपके? इंतहाई मायूस थे, और ये समझते थे कि आज ये पाकिस्तान, और अल्लामा मशरक़ी ने जी, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिन्हें तारीख फरामोश कर रही है। अल्लामा मशरक़ी ने पाकिस्तान बनने से पहले एक पम्फलेट लिखा था कि 25 साल बाद, जिसमें उन्होंने ये पेशेन गोई कर दी थी कि 1971 को पाकिस्तान 2 लाख हो जाएगा। सही, वो भी हमारे ज़हन में था, लेकिन बड़े दिल शिकस्ता थे। भुट्टो ने बांग्लादेश तस्लीम करने की बात की, अच्छा, हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, और अल्लाह का फजल और करम हम पे हमेशा रहा है कि जिस तहरीक को हमने चलाया उसे बाम अरूज तक पहुंचाया। आखिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमें गिरफ्तार करना पड़ा बांग्लादेश मंजूर की तहरीक में, और उसके बाद हमें जेलों में डाल के इन्होंने बांग्लादेश मंजूर किया, और आज तक हम बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान समझते हैं और पाकिस्तान नामुकम्मल पाकिस्तान समझते हैं। वहां भी ये तहरीक उठ रही है। अच्छा, आप वहां से उठ रही है तहरीक? बांग्लादेश से भी ये तहरीक उठ रही है। उन्होंने 1971 के जो लोग रजिस्ट कर रहे थे, मुजामत कर रहे थे पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, उन्होंने हुसैन वाजिद और बांग्लादेश हुकूमत ने इंडिया की साज़बाज़ से फांसियों की सजा दी, सजाए मौत दी, और उम्र कैद बुजुर्गों को। लेकिन आज भी वहां पाकिस्तान की बात होती है, वो पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह अगर हम पाकिस्तान मिल न सके तो कन्फेडरेशन जरूर बना लेंगे इंशाअल्लाह। ये सानेहा नजरों में अब तक उसी तरह है, दिल में कुछ सिलसिले होते रहेंगे। ख्वाहिश ये है कि आज फिर 16 दिसंबर है, और इस पाकिस्तान को खालिक अपनी खास हिफाजत में रखे, क्योंकि हालात, हाशमी साहब, आप क्योंकि सियासत में जिस तरह आपने देखा, आपने महसूस किया, दुआ ही की जा सकती है कि पाकिस्तान को मालिक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपकी ज़ुबान मुबारक हो कि आपने कहा कि अगर एक ना कर सके तो कन्फेडरेशन ज़रूर होगी। बड़े बड़े हीरोज़ उधर रह गए, और इधर जो था वो सिलसिला चलता रहा। 16 दिसंबर के हवाले से एक आखिरी जुमला, हमारे बच्चों का कत्लेआम वो भी इसी दिन में हो। मैं चाहता हूं कि सकूते ढाका के साथ साथ हम उन बच्चों का जिक्र यहाँ ना करना भी तारीख के साथ गद्दारी हो। सन है APS, आज भी उन बच्चों की शुहदा के लिए दिल खून के आंसू रोता है, और ये भी फौजी डिक्टेटरों का किया धरा है। अगर अमेरिका की एक कॉल पर, कोलन पाल की एक कॉल पर जनरल मुशर्रफ सरेंडर ना होते और अफगानिस्तान पर हमले के लिए मुशर्रफ उन्हें हवाई अड्डे और हर किस्म की जो है उनकी इमदाद न करते, तो उससे पहले आपने मुशर्रफ से पहले कभी कोई खुदकुश हमला नहीं सुना होगा, ऐसा ही कोई तखरीबकारी नहीं सुनी।
जो ही अफगानिस्तान पर अमेरिकी फौजों ने हमला किया, उसे कैप्चर किया, वो जो तखरीबकारी है वो पाकिस्तान में मुंतकिल हुई। और ये भी जो साने APS है, ये भी उसी का एक शाखसाना है कि चूंकि वो ये चाहते हैं, और आज जो अफगानिस्तान के हालात है उसमें भी यही मुलव्वस थे, यही तखरीबकार मुलव्वस थे। ये जनरल मुशर्रफ की जो निक्की जई हाँ थी, ये उस निक्की जई हाँ ने पाकिस्तान में कुल लाखों का कत्ल, लाखों तखरीबकारों में अपने तखरीबकारी में मारे गए, शहीद हुए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे बेकसूर। और इन बच्चों का भी जो है, इसकी भी जिम्मेदारी मैं जनरल मुशर्रफ के उस निक्की जई हाँ पे डालता हूँ। और हमारे दिल आज भी उनके लिए खून के आंसू होते हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे और आइंदा कोई इस किस्म का सानिया ना हो। हम वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे, हम पहले ही बहुत दिल शिकस्त हैं। बमाले तो नाज़रीन, आज अरशद मसूद हाशमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तक दुखे हुए दिल के साथ उन्होंने ये बातें की हैं कि कहाँ से साजिश शुरू हुई और कहाँ पे आके मुल्क को नुकसान हुआ।